बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिजिक्स क्लास स्टूडेंट्स। फिजिक्स में हमने चैप्टर 5 तक पढ़ा था लास्ट, और हमने अब जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जी। और चैप्टर नंबर 6 का नाम है इक्विलिब्रियम। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम के नाम से। इस चैप्टर की अभी आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इट इज अ स्टेट इन विच द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर बैलेंस एंड द नेट फोर्स इज जीरो। ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम क्या होती है जी? ऑब्जेक्ट की एक स्टेट होती है जिसमें उस पर फोर्सेस तो लग रही होंगी, फोर्सेस लग रही होंगी, 2 लग रही होंगी, 3 4 मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही होंगी, बट दे बैलेंस ईच अदर। वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगी। एंड द नेट फोर्स इज जीरो। और आपके पास जो नेट फोर्स है, फाइनल फोर्स बचेगी, वो कितनी बचेगी? जीरो। उस स्टेट को, उस कंडीशन को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रही हो फोर्सेस, लेकिन वो सारी फोर्सेस कुछ इस तरह की हो कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट दें, कैंसिल आउट कर दें। एंड द नेट फोर्स, आपके पास जो आखिर में फाइनल नेट फोर्स बचे वो जीरो हो, तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है जी। इस बॉक्स पे सबसे पहले एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड फोर्स 50 न्यूटन। उसके बाद हम देखते हैं जी कि उस पर एक ऊपर की तरफ लग रही है फोर्स, वो भी 50 न्यूटन की है। माइनस साइन हमने क्यों डाला हुआ है? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन पे 50 न्यूटन नीचे, तो ऊपर वाली टॉप का अपोजिट कहोगे तो नेगेटिव डाल दिया। दो फोर्सेस हो रही है जी इसमें, एक 50 न्यूटन डाउनवर्ड, एक 50 न्यूटन अपवर्ड। फिर एक और फोर्स लग रही है जी सीधे हाथ की तरफ राइट साइड पर 30 न्यूटन की, और एक लेफ्ट साइड की तरफ लग रही है 30 न्यूटन की। लेफ्ट साइड वाली को हमने माइनस इंडिकेट कर दिया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। हम देख रहे हैं जी कि इस ऑब्जेक्ट पर 4 फोर्सेस लग रही है फोर्सेस, 4 फोर्सेस लग रही है। हो क्या रहा है? एक दूसरे को काट देंगे। ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये अपवर्ड फोर्स को काट देगा, यानी 50 से वो -50 वाली फोर्स कट जाएगी। राइट साइड वाली फोर्स से लेफ्ट साइड वाली फोर्स बैलेंस हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये चारों फोर्स लग तो रही है, लेकिन क्या होगा आखिर में? ये तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, बैलेंस कर देंगी। नेट फोर्स आपके पास बचेगी कितनी? जीरो। नेट फोर्स आप निकाल के देख लें, सब फोर्सेस को प्लस कर दें। चारों फोर्सेस को आपने प्लस कर दिया, देखिए जी 50, फिर ये -50, 30 और -30, चारों को प्लस कर दिया जी। नेट क्या आएगा? जीरो। इस वक्त फिर हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये डब्बा जो है वो इक्विलिब्रियम है। फोर्सेस लग रही है, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, सारी फोर्स खत्म हो गई, नेट फोर्स आ गया जीरो। दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्सेस लग रही हो, लेकिन वो सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर दे और आपके पास क्या बचे? कुछ भी नहीं, नथिंग। आपको किसी ने 100 रुपए दिए, अगले आप जैसे आगे गए आपके छोटे भाई ने आपसे 100 रुपए ले भी लिए। ये है इक्विलिब्रियम। आपके पास आए भी पैसे और चले भी गए। नेट कितना बचा आपके पास? नेट पैसे कितने रह गए आपके पास? जीरो। इसी तरीके से फोर्सेस लग भी रही है ऑब्जेक्ट पे, कैंसिल भी हो रही है। नेट क्या बच रहा है आपके पास? फाइनली जीरो। दैट स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अब जाहिर बात है नेट फोर्स जीरो बच रही है आपके पास, फाइनल फोर्स आ रही है जीरो, नेट फोर्स जीरो हो रही है। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है। जहां फोर्स होती है वहां एक्सेलरेशन होता है। यहाँ फोर्स नहीं बच रही, नेट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ठीक है। तमाम फोर्सेस कैंसिल हो गई, आखिर में फाइनल फोर्स क्या आएगी? जीरो। अब चूंकि फोर्स जीरो है तो फिर एक्सेलरेशन भी कितना होता है? जीरो। तो अब इसको यूं भी आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जिसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बात एक ही, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है फोर्स नहीं लग रही होगी। फोर्स नहीं लग रही होगी का मतलब क्या है कि जी सारी फोर्सेस कैंसिल हो गई, बैलेंस हो गया। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो जाए और आखिर में आपके पास नेट फोर्स बच रही हो जीरो, इसको आप कहते हो इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होती है और उसकी एक्सेलरेशन भी जीरो होती है। अब हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टरों में कि अगर ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जीरो होती है तो दो मामले होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा तब उसकी एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तब उसकी आप कहोगे जी उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, यानी उसकी वेलोसिटी फिक्स होगी, रफ्तार में तब्दीली नहीं आ रही होगी, तब आप कहोगे कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रफ्तार में चेंज, वेलोसिटी का चेंज, इसको आप एक्सेलरेशन कहते हो। अब दो मामले होते हैं, एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, या तो ऑब्जेक्ट में रफ्तार ही नहीं होगी यानी कि रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, या उसका रफ्तार जो है वो एक जैसा होगा यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दो बातों की बेस पर हमने इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स कर दी, लेकिन तो दो, एक कहलाती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक कहलाती है डायनामिक इक्विलिब्रियम। उसको अब अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, लेकिन जरा थोड़ी सी और एग्जाम्पल ले लेते हैं इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए। सपोज करें ये बुक मौजूद है आपके पास, एक टेबल पर रखी है, अब इस पर फोर्सेस लग रही है, दो फोर्सेस लग रही है। एक इस बुक का जो वेट है वो ऐसे नीचे की तरफ लग रहा होता है, हम जानते हैं वेट क्या होती है, वो फोर्स जो अर्थ लगाती है हर ऑब्जेक्ट पर, और इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट का, इस बुक का जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा, ये एक हो गई पहली फोर्स, और दूसरी फोर्स क्या होगी, टेबल जो है एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हो तो उसको आप कहते हो रिएक्शन। तो ये दो फोर्सेस लग रही है, एक डाउनवर्ड है वेट और एक अपवर्ड है रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो एक प्लस की हो गई एक माइनस की हो गई, कैंसिल कर दिया, वही बात हो गई। फोर्सेस लग रही है लेकिन इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो अब आप क्या कहोगे, बुक किस स्टेट में, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से जरा इस एग्जाम्पल को देखिएगा कि जब एक इंसान पैराशूट से कूदता है, अगर एक इंसान कूदता है, अभी उसने पैराशूट नहीं खोला, तो जब वो कूदा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लग रही होती है, खाली उसका वेट, जो कि उसको नीचे की तरफ लग रहा होता है, और इस वेट की वजह से आपका ये जो इंसान है ये नीचे कूद जा रहा है, जमीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब फिर ये क्या करता है जी, एकदम पैराशूट खोल देता है। जैसे पैराशूट खोलता है तो हम ये ऑब्जर्वेशन है जी कॉमन सी, कि पैराशूट के अंदर सारी हवा आगे बढ़ जाती है और पैराशूट का एक शेप बन जाता है हवा की वजह से। अब ये जो हवा अंदर आके एडजस्ट हुई है ना इस पैराशूट के अंदर, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाना शुरू कर देती है, अब थ्रस्ट कहते हैं हम उसको। अब देखें जी एक ऊपर, पहले खाली एक फोर्स थी, खाली नीचे की तरफ वेट, वो फोर्स बैलेंस नहीं हुई हुई थी, हमने नहीं कहा कि वो इक्विलिब्रियम में। लेकिन जैसे उसने पैराशूट खोला, एक अपवर्ड फोर्स पैदा हो गई पैराशूट के अंदर, अब थ्रस्ट के नाम से। अब थ्रस्ट और वेट बराबर होती है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, और अब दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गई, नेट फोर्स कितनी हो गई, जीरो, और एक्सेलरेशन भी जीरो जाएगा। तो अब ये शख्स जो है, जब वो पैराशूट खोल लिया इसने, तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दो फोर्सेस थी, दोनों ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, नेट फोर्स कितनी बच रही है, जीरो। तो नाउ वी कैन से द ह्यूमन इज इन इक्विलिब्रियम, ये ऑब्जेक्ट, ये इंसान अब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स थी पहले, खाली जब एक फोर्स थी ना वेट, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, कौन सा, वो स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो जब खाली वेट था तो एक्सेलरेशन भी था जी 9.8, लेकिन जैसे आपने पैराशूट खोला, एयर रेसिस्टेंस आ गया, अब थ्रस्ट आ गई, वेट बैलेंस हो गया, खत्म हो गया वेट, नेट फोर्स बच गई जीरो, तो वो जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी खत्म हो जाता है, फिर वेट जाहिर बातें खत्म हो गया तो फिर जी भी खत्म। तो जब पैराशूट इंसान खोल देता है तो उस पर फिर कोई फोर्स नहीं बाकी रहती, सारी फोर्सेस कैंसिल हो जाती है, कोई फोर्स नहीं होती, जीरो हो जाती है फोर्स, उसका एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो एक फिक्स रफ्तार के साथ, तभी जब वो पैराशूट खोल के जब नीचे कूदता है तो उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसकी रफ्तार फिक्स हुई हुई होती है, इसलिए उसको लॉस नहीं होता। तो ये भी इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि दो फोर्सेस थी, बैलेंस हो गई, एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो ये भी इक्विलिब्रियम हो गया। आर्म रेसलिंग आपने देखा होगा, लोग ये खेलते हैं जी अक्सर आर्म रेसलिंग के नाम से। आप देखते हैं जी अक्सर जो है लोग दोनों ही कह रहे होते हैं कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमें हाथ हिलते हुए नजर नहीं आ रहे होते, ये भी इक्विलिब्रियम हो गया, क्योंकि दोनों लोग फोर्सेस लगा रहे हैं, बराबर की फोर्सेस लग रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, एक सीधे हाथ की तरफ लगा रहे हैं, एक उल्टे हाथ की तरफ लगा रहे हैं।
तो दो फोर्सेस हो गई थी इस कॉम्बिनेशन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल कर देती है, बैलेंस कर देती है। नेट फोर्स कितनी हो गई? 0। एक्सेलरेशन भी 0 होता है, तो अब एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा होता, ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा होता। तो ये भी क्या हो गया? इक्विलिब्रियम हो गया। तराजू बेहतरीन एग्जाम्पल है जी। आप तराजू के एक तरफ ये आपने जो है ऑरेंज रख दिया, अब इसका वेट नीचे की तरफ इस तराजू को पुश करता है, एक फोर्स हो गई। सिर्फ एक फोर्स है, तराजू में मूवमेंट आ जाती है, तराजू हरकत में आ जाता है, हिलना शुरू कर देता है। आपने फिर बराबर के दूसरे पैन के अंदर आपने एक एप्पल डाल दिया सेम वजन का, अब इसका वेट नीचे की तरफ पुल करेगा, तो दो फोर्सेस हो गई जी, दो फोर्सेस हो गई, बैलेंस कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल हो जाती है, नेट फोर्स 0 हो जाती है, आपका तराजू बिल्कुल रुक जाता है, बैलेंस हो जाता है। इक्विलिब्रियम। ये टग ऑफ वॉर, इसमें भी इक्विलिब्रियम की एग्जांपल नजर आती है हमें। जैसे हम देखते हैं जी कि हम देखेंगे कि जी यहाँ के जो लोग हैं वो ऐसे की तरफ उससे राइट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये वाले जो लोग हैं लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। सपोज करें जी बराबर की फोर्स लग रही है, तो ये 200 प्लस की, ये 200 माइनस की कैंसिल हो जाती है। नेट फोर्स कितनी बचती है? 0। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, कोई मूवमेंट हमारे हमें जो है वो रस्सी में नजर नहीं आ रही होती, इक्विलिब्रियम आया होता है। इसी तरह ये जो आपकी अर्थ दुनिया के गिर्द गोल गोल चक्कर काट रही है, ये भी इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो है, तो ये जो आपका अर्थ सूरज के गिर्द गोल गोल घूम रहा है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर भी अर्थ जो है इस पे दो फोर्सेस लग रही होती है, एक सूरज की तरफ लग रही होती है, एक सूरज के अगेंस्ट लग रही होती है, एक को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, एक को हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। चैप्टर 7 में हम डिस्कस करेंगे इसको। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है। आपकी अर्थ जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ गोल गोल घूम रही है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। और जब एक्सेलरेशन 0 होता है, इसका मतलब क्या होगा? फोर्स कितनी है? 0। कोई फोर्स नहीं बची, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम होता है जी। इक्विलिब्रियम क्या है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, आखिर में 0 फोर्स बच जाए, 0 एक्सेलरेशन हो, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। फोर्स कितनी बच रही हो? 0, एक्सेलरेशन कितना? 0, तो इसको आप इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती है जी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये क्या होता है जी? अगर आपने देखा नेट फोर्स 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गई, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, आपको ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नजर आ रहा है, इसको आप कहोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी टाइप होती है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आप देखें जी कि फोर्सेस बैलेंस हो गई, फोर्सेस ने कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0, लेकिन ऑब्जेक्ट रुका हुआ नजर नहीं आ रहा, आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, ट्रेवल कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसको आप कहोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो भी इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस नहीं होती उसमें, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या होता है? फोर्स 0। और फोर्स 0 कब होती है? यानी कि लगने वाली तमाम फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो अगर आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और रुका हुआ है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये था जी इक्विलिब्रियम और उसकी टाइप्स। अब हमने आगे बढ़ना है, अब हम बात करेंगे टॉर्क। तो इक्विलिब्रियम के बाद अब हमारे पास इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? देखिए जी, टॉर्क जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ये भी इसका एक नाम है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो क्या होता है जी? इसकी ये डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको जरा समझने के लिए ये ध्यान में रखें कि हम अक्सर भी समझते हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो लीनियर मोशन पैदा होता है, ऑब्जेक्ट एक लाइन में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में आपके सामने ये इंसान जो है वो एक डब्बे में फोर्स लगा रहा है और कैसा मोशन पैदा हो रहा है? लीनियर, एक लाइन में डब्बा चलना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि हर बार फोर्स जो है वो लीनियर मोशन पैदा करे, नहीं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है कि जिन पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे ना तो लीनियर के बजाय रोटेटरी मोशन पैदा होगा, यानी ऑब्जेक्ट एक लाइन में ट्रेवल करने के बजाय गोल घूमेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये आपने देखा होगा, घरों में पाना कहते हैं इसको, बड़ा आपने देखा होगा, एक कॉमन सी चीज है जो हर घर में पाई जाती है।
इस पर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो पाने में लीनियर मोशन पैदा नहीं होता, रोटेटरी मोशन पैदा होता है, पाना गोल घूमता है ऐसे। अगर आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करो ना तो ये ऐसे घूम रहा है ये गोल। वो तो हम पूरा गोल नहीं घुमाते, सिर्फ थोड़ा सा घुमाते हैं, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं, नहीं तो ये गोल घूम रहा है। इसी तरीके से दरवाजे पे जब आप फोर्स लगाते हो दरवाजा गोल घूमता है, रोटेटरी मोशन पैदा होता है, ना कि लीनियर। लीनियर पैदा नहीं होता। जब आप दरवाजे पे घुमाते तो यूं दरवाजा आधा घूमा है, अगर आपके पास अच्छा सा दरवाजा पूरा घुमा दो, गोल मोशन पैदा होता है। टायर, आप जब एक टायर पे फोर्स अप्लाई करते हो तो टायर कोई सीधा नहीं जाता, गोल घूमता है, रोटेटरी मोशन पैदा हो रहा है। स्क्रू ड्राइवर, इस पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ये भी गोल गोल घूमता है। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, मैंने तो आपको चंद दी। हम समझते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो लीनियर मोशन पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो रोटेटरी मोशन पैदा होता है। तो फोर्स ने ये जो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है ना, फोर्स ये जो गोल मोशन पैदा कर रहा है, फोर्स ऑब्जेक्ट को ये घुमा रहा है, इसको आप कहते हो टॉर्क। और क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और एक टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए, ऑब्जेक्ट गोल घूमने लग जाए, दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो गोल घूमते हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है कि जिन पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा, और कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है कि जिन पे मैं फोर्स अप्लाई करूं तो लीनियर इफेक्ट पैदा होगा। इसका जवाब है जी कि जिन ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ रोटेशन होता है उस ऑब्जेक्ट में टॉर्क पैदा होता है। सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं फिक्स पॉइंट, जो कि आपका जो सर्किल बन रहा है ना, गोल घूम रहा है तो जाहिर बात है सर्किल बन रहा है, उसका सेंटर एक फिक्स पॉइंट अगर ऑब्जेक्ट में मौजूद है ना, तो फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे आपका ऑब्जेक्ट गोल घूमेगा। देख लीजिए सारी एग्जाम्पल्स के अंदर, यहाँ ये है जी वो फिक्स पॉइंट, ये नट, यहाँ ये फिक्स पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर दिया, अब जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो गोल घूम रहा है। अगर आप पाने के उसको यहाँ से हटा दें नट के पास से, फिर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो गोल नहीं घूमेगा, ये तो सीधा जाएगा। दरवाजे में यहाँ आपने देखे होंगे जी, स्क्रू से ये दरवाजा फिक्स हुआ होता है इस हिस्से से, ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ऑब्जेक्ट एक जगह से फिक्स हो गई उसको आप कहते हो सेंटर ऑफ रोटेशन। और जिस ऑब्जेक्ट में आपने सेंटर ऑफ रोटेशन यानी एक तरफ से फिक्स कर दिया, फिर उसमें टॉर्क पैदा होता है। तो ये देख लें, आप दरवाजे को आप यहाँ से फिक्स करें ना, इसलिए गोल मोशन हो रहा है, टॉर्क आ रहा है। आप यहाँ से नट खोल लें, आपने इसको फिक्स खत्म कर दिया, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन खत्म कर दिया, फिर जब आप दरवाजे पे फोर्स लगाओगे दरवाजा गिर जाएगा, गिर जाएगा, आगे जाएगा, लीनियर मोशन पैदा होगा, गोल नहीं घूमेगा। ये आपका टायर, ये यहाँ से फिक्स हुआ होता है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। अगर आपने यहाँ से इसको फिक्स खत्म कर दिया, आपने टायर निकाल दिया, फिर टायर गोल नहीं घूमता। इसको आप देखें जी, जब आप स्क्रू ड्राइवर को नट से लगा देते हैं, ये यहाँ से फिक्स हो जाता है। तो हर उस ऑब्जेक्ट में टॉर्क पैदा होगा जिसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन पाया जाता है। जिस ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ रोटेशन होगा उस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करोगे आप तो टॉर्क पैदा होता है। इसकी सीधी सी एग्जाम्पल लेनी है, आपके हाथ में पेन मौजूद होता है, आप अगर अपने पेन को एक किनारे से पकड़ लें, आपका पेन है, इसकी एक टॉप होती है, एक बिल्कुल बॉटम होती है, बॉटम से पकड़ लें फॉर एग्जाम्पल, या आपने सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर दिया। आपने अगर पेन को किनारे से पकड़ा तो ये आपने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट में सेंटर ऑफ रोटेशन दे दिया। अब आप पकड़े पकड़े उस किनारे से आप पकड़े रहे और फिर दूसरे तरफ से फोर्स लगाएं, आप देखिएगा आपका पेन गोल घूमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने पेन का एक किनारा पकड़ा, फिर जब आप दूसरे किनारे पे फोर्स लगाओगे तो आपका पेन गोल घूमेगा यानी कि टॉर्क पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने पेन को नहीं पकड़ा हुआ, आपने पेन जमीन पे रखा हुआ है और आपने दोनों किनारे फ्री किए हुए, सेंटर ऑफ रोटेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ, फिर जब आप फोर्स लगाओगे पेन आपका आगे जाएगा, लीनियर मोशन ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो उसमें अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, उस पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो फिर एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, एंड दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है जी, इसका सिंबल देखिएगा जी, ये टी नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम ताऊ पढ़ते हैं, TAU, ताऊ पढ़ते हैं। ये ग्रीक लेटर है, टाइम का
टी हम नहीं रख सकते क्योंकि टाइम और टेम्परेचर का है टी। स्मॉल टी टाइम का होता है, कैपिटल टी टेम्परेचर का होता है, लिहाजा हम टॉर्क के लिए टी तो रख नहीं सकते। तो ये ग्रीक सिंबल है इसका, ताऊ। और ये टॉर्क का फॉर्मूला है जी, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी। डी से मुराद होता है मोमेंट आर्म। फोर्स तो जो है एफ, ये अप्लाइड फोर्स है जो आपने फोर्स लगाई है। डी का मतलब होता है मोमेंट आर्म। ये है तो डिस्टेंस, जो डी है ये डिस्टेंस है। आप इसको मीटर में नापोगे, सेंटीमीटर में नापोगे, ये है डिस्टेंस। लेकिन इसको नाम हमने डिस्टेंस के बजाय मोमेंट आर्म क्यों दिया हुआ है? ये खास किस्म का डिस्टेंस होता है। ये क्या होता है जी? ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ रोटेशन, और इस पॉइंट पे आप फोर्स लगा दो। तो फोर्स जिस पॉइंट पे लगाई जा रही है वहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है इसको आप कहते हैं मोमेंट आर्म। और फोर्स और इस डिस्टेंस के दरमियान 90 का एंगल होना चाहिए। तो डी क्या है जी? मोमेंट आर्म। और ये क्या होता है जी? आपके पास जो फोर्स है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है वहां से सेंटर तक का फासला, इसको आप कहते हो मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म को आप फोर्स से मल्टीप्लाई करें, आपको पता चल जाएगा टॉर्क कितना है। जैसे इस डायग्राम में ये सेंटर हो गया, यहाँ पर फोर्स लग रही है, और ये फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला हो गया मोमेंट आर्म। आप मोमेंट आर्म को फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा कितना टॉर्क पैदा होगा इस पानी के अंदर। टॉर्क जो होता है, जाहिर बात है फॉर्मूले में हमने दो चीजें नजर आ रही है जी, फोर्स और मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इन्हीं दो चीजों पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क डिपेंड करता है दो ही चीजों पे, फोर्स और मोमेंट आर्म। तो टॉर्क इन दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप फोर्स या मोमेंट आर्म को इंक्रीज करोगे, टॉर्क बढ़ता है, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अगर आप टॉर्क फोर्स कम लगाएं या मोमेंट आर्म को कम कर दें, छोटा कर दें, तो आपका टॉर्क जो है वो कम पैदा होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो हमारे यही जो डायग्राम में पाना बना हुआ है, हम बड़े बड़े पाने यूज कर रहे होते हैं। ये तो अक्सर आपने देखा होगा, नट खोलने के लिए जो प्लम्बर हजरात आते हैं, ये बड़े बड़े पाने यूज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पाने का मतलब हो गया मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा। फिर क्योंकि पाने का एक एंड होता है ना, वहां पे आप नट लगा दो तो वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया, और दूसरी तरफ से आप फोर्स लगा रहे होते हो। तो जितना बड़ा आप ये पाना यूज करेंगे उतना आपका मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा, और मोमेंट आर्म बढ़ गया तो टॉर्क क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टॉर्क भी बढ़ेगा। तो टॉर्क ज्यादा पैदा हो रहा होता है बड़े बड़े पानों के अंदर, इसलिए वो इजीली खोल दिए जाते हैं नट। और इसी तरीके से फोर्स से भी डायरेक्टली, जाहिर बात है जितनी फोर्स आप लगाओगे उतना टॉर्क पैदा होगा। दरवाजे पर आप हल्की सी फोर्स लगाओगे, हल्का सा खुलेगा, और बिल्कुल आप जाके लात मार दे दरवाजे पे, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे, क्या होगा? दरवाजा एकदम से खुल जाएगा, ज्यादा टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो टॉर्क जो है वो दो चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स और मोमेंट आर्म। जितना बड़ा मोमेंट आर्म, जितनी बड़ी फोर्स, उतना ज्यादा टॉर्क। टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि फॉर्मूले में फोर्स है और मोमेंट आर्म है। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और मोमेंट आर्म मैंने आपको कहा है कि खास किस्म का फासला, लेकिन है ये डिस्टेंस, लिहाजा डिस्टेंस का यूनिट डाल दिया हमने मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें दो तरह का मोशन पैदा हो रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहते हैं जी अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो घड़ी की तरह घूम रहा होता है, यानी कि ऐसे, इस वाले गोल मोशन को आप कहते हो क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं आप इस तरह के मोशन को, घड़ी जैसे घूमती है ना उसका अपोजिट, ये अपोजिट। तो दो तरह का टॉर्क हो सकता है आपका। अगर क्लॉकवाइज मोशन पैदा हो रहा है, आपने फोर्स अप्लाई की, टॉर्क पैदा हुआ, और ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आप उस टॉर्क को नेगेटिव मेंशन करेंगे। और अगर आपने देखा जी आपने फोर्स अप्लाई की, टॉर्क पैदा हो गया, और आपका जो टॉर्क है वो आपके ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि आपका टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर आपने देखा ये रखा हुआ, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस हो रहा है तो टॉर्क विल बी पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज मोशन पैदा हो रहा है तो टॉर्क विल बी नेगेटिव। ये हमने आज की क्लास में डिस्कस करना था, इक्विलिब्रियम और टॉर्क। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रही हो वो सारी फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे, कैंसिल आउट कर दे, और आपके पास जो नेट फोर्स है वो बच जाए जीरो। ऐसी स्टेट को आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में फोर्स नहीं होती फिर, और एक्सेलरेशन भी नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम।
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो या रुका हुआ हो, दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो होती है, नेट फोर्स भी जीरो होती है। फिर हमने टॉर्क की बात की कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें सेंटर ऑफ रोटेशन है, उसमें जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। दैट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होता है? सेंटर से जिस पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है वहां तक का फासला। टॉर्क मोमेंट आर्म और फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस हुआ है तो टॉर्क नेगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन प्रोड्यूस हुआ है तो हम टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे। ये हमारी आज की क्लास थी।